लो, चलिए जैन सभी को। डेमो लेने आए हो सभी? तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं शोक व्यक्त करने आए हो, आके चुपचाप बैठे हो। ना कोई स्माइल, सुबह सुबह इतना क्यों? कौन से एग्जाम के लिए डेमो लेने आए हो बताओ? देखो थोड़ी सी बातें कर लो। पढ़ेंगे तो हम पूरा सिलेबस डेली पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप जो उदासी में दिख रहे हो वो पता नहीं क्या सोच के आए हो। कौन से सब्जेक्ट का डेमो हो गया है आपका? अच्छा रहा ना सभी का? देखो अभी जब हम किसी भी कोचिंग में जाते हैं ना डेमो लेने, तो उस कोचिंग से और उस कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं उनसे हमारी बहुत उम्मीदें रहती हैं। समझ रहे हो आप? जैसे उम्मीद का मीन्स ये है कि जैसे आप माइंड में कुछ लेके आए होंगे कि भाई आज हम डेमो लेने जा रहे हैं, हमें ये करना है, ये बनना है, ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ना है। और मान लो जैसा आप सोचकर आए उसके ही हिसाब से सारी चीज़ें आपके विचारों से मैच नहीं हुई। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जैसे अभी तक की जो हमारी स्टडी है ना उसमें हम टीचरों से पढ़े होते हैं, और हर बच्चे का कोई ना कोई अच्छा टीचर उसके हिसाब से रहा होता है। जैसे उसके माइंड में ये रहेगा यार वो सर बहुत अच्छे थे। अभी तक की लाइफ में जो 12th तक की होती है या हम कहीं भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ किसी न किसी का फेवरेट टीचर जरूर रहा होता है। उसकी बातें, उसके पढ़ाने का तरीका, उसके पढ़ाने का अंदाज। लेकिन आपको उसी हिसाब से टीचरों को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है ना, जो हमारी मंजिल होती है उसके हिसाब से, उस सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाने के तरीके और कंसेप्ट बदले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डेमो का मीन्स आप किसी टीचर का डेमो वास्तव में देखा जाए तो ले ही नहीं सकते। डेमो का मीन्स क्या होता है कि सर हमें बहुत कुछ आता है और आप उसी को पढ़ाओ, फिर हम उसमें आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसा पढ़ाओगे। असल में कोई बच्चा नहीं ले सकता है। बच्चा केवल क्या देख सकता है कि टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या टाइप है ना, उसका क्या स्टाइल है, उसके बोलने का तरीका, उसकी जो बातें हैं वो हमारी समझ आ रही है कि नहीं, जो पढ़ाने का स्टाइल है कि नहीं। तो आप देखो कंटेंट में तो कुछ भी डेमो नहीं ले सकता कोई भी बच्चा, क्योंकि टीचर तो जैसे मान लो आप 3 दिन यहाँ डेमो लेने आओगे, 3 दिन आपको बहुत इजी और आपको समझ आने वाला पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या सोच के पढ़ाया जाता है कि बच्चा रविंद्र आईएएस में डेमो लेने आ रहा है तो उसकी बहुत उम्मीदें होंगी, उसको वो ना पढ़ा के जो उसको अच्छा लगे वो पढ़ाया जाए जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी कंपटीशन इतना हो चुका है, आप खुद से देखो, जैसे अभी रेलवे का ही फॉर्म फिल हुआ। आप में से किसी ने किया रेलवे का फॉर्म फिल? कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है? जैसे इन्होंने किया है, तो उसमें 38,000, मात्र 38,000 वैकेंसी आई है, शायद अगर आपने देखा हो तो। और आप उसमें देखो जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th से उसमें 69 लाख, 69 लाख फॉर्म भरे गए हैं केवल 12th से। समझ रहे हो आप? और उसमें 39 लाख भरे गए हैं ग्रेजुएशन से, 39 लाख, अप्रोक्स 1 करोड़। वैकेंसी कितनी है? मात्र 38, 38,000। तो फिर हमें उन क्वेश्चन में और उन बातों में समय व्यर्थ नहीं करना जो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो हमारे पास इंपोर्टेंट टाइम रहता है और एक लिमिटेड टाइम तक कोई भी बच्चा अच्छे मन से पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, हमारे माइंड में तनाव और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ठीक है, आप मस्त पढ़ो अच्छे से। देखो हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे अभी आपको दीपक सर ने मैथ पढ़ाया और इंग्लिश सर ने इंट्रोडक्शन दिया होगा अपना, सचिन सर, है ना। जैसे मैं आपको रीजनिंग प्लस एडवांस मैथ, ये दो चीजें हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें शुरुआत होगी हमारी और आपकी रीजनिंग से, क्योंकि मैथ्स अभी चल रहा है। तो जब तक अर्थमेटिक कंप्लीट होगा फिर रीजनिंग के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे क्या? एडवांस मैथ। ठीक है, आपको बिना एकदम स्ट्रेस के बैठना है, अभी कुछ भी नहीं है। और आप लोगों में देखो जैसे अपन ये नहीं सोच के बात कर रहे हैं कि अपन क्लास में नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करके और काफी सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद आज आपके सामने है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई पॉइंट लगे जहां आपको लगे सर ये और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, वहां पर बोलना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम तो केवल डेमो लेने आए हैं और चुपचाप बैठेंगे, ये टीचर अपने हिसाब से सब करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो आप सब अलग अलग एरिया से आए हो, अलग अलग हवा पानी में पले बड़े हो, तो सभी की जो मेंटेलिटी है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है,
अब देखो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में समझेंगे, रीजनिंग है क्या, इसका वेटेज क्या है हमारे एग्जाम में, अगर हम इसको अच्छा पढ़ें अच्छे से तैयार करें तो इसका एग्जाम में क्या इफेक्ट रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप आए और आपको बस पढ़ाई जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे उसके अलावा। क्योंकि केवल अगर पढ़ाई से सिलेक्शन हो रहा होता तो काफी सारे बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो गए होते। हमें पढ़ाई के साथ में थोड़े थोड़े वो काम भी करने होते हैं जो साथ में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए और हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हैं इसमें? अदर सब इंग्लिश है ना। ठीक है, रीजनिंग को देखो हर छोटी छोटी बात आपके मन में आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा हम सारी चीजों को साथ में लेके चलेंगे। रीजनिंग का मीन्स हिंदी में होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताओ। जैसे देखो अगर आपको कुछ किसी एग्जाम के बारे में नहीं पता तो वो चीजें आपको बताना है, या क्योंकि उसमें क्या है हम सुधार कर सकेंगे। जैसे हमें प्रॉपर पता होगा कि भाई ये बच्चे का ये टारगेट है, इस एग्जाम को ये बच्चा अपने माइंड में रख के पढ़ाई कर रहा है। जैसे आप किस एग्जाम को अभी माइंड में रख के? एसएससी जीडी। ठीक है, आप एकदम देखो पहले बात तो आप ये यार चेहरे से जो स्ट्रेस है ना उसको छोड़ो। ऐसा अपन को साथ में वो नहीं करना है कि जैसे अपन फर्स्ट टाइम मिले हैं, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते तो फिर इसी चीज में गुजर जाएंगे। क्योंकि जैसे आप आज इस हॉल में पहली बार आए हो, बाकी पढ़ाई तो आप बचपन से कर रहे हो, तो ये भी नहीं बोलना है कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं। 99% कॉम्पिटिशन का बच्चा ये कहता है सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, आज आप और हम साथ में पहली बार पढ़ रहे हैं ये अलग बात है। या ये रूम नया है, बाकी सब चीजें पुरानी है, सड़क हमारे लिए डेली की है ना, तो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना, सारी चीजें आपके लिए आसान कर दी जाएंगी। आप किस एग्जाम को टारगेट करके आए हैं? सीजीएल। ठीक है, आप पटवारी, बहुत बढ़िया। सीजीएल, सीजीएल, सीजीएल बैंकिंग। ठीक है, आप देखो सब बच्चे जैसे सीजीएल बोल रहे हैं समझना, तो सीजीएल आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि हम उसमें जो बच्चे बन रहे हैं ना इंस्पेक्टर, उनको देख के थोड़े से मोटिवेट होते हैं। तो आपने पहले तो अपने आप से कहीं बाहर बैठ के या घर पे ये क्वेश्चन किया होगा कि भाई हमें क्या बनना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद ये डिसाइड किया होगा कि अगर ये बनना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिसमें से पढ़ाई आपकी फर्स्ट रही। तो फिर आपने देखा यार इस अगर सीट को अपन को पाना है यार, इस पोस्ट को लेना है, तो इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ये माइंड में आया होगा। फिर सब्जेक्ट के बाद ये आया होगा कि अब ये सब्जेक्ट बेहतर कहाँ मिल सकते हैं। काफी सारी कोचिंगों में से रविंद्र आईएएस को आपने सेलेक्ट किया, अब यहाँ आके फिर हम चुपचाप बैठ गए। मतलब ऑलरेडी 4 से 5 हम खुद से क्वेश्चन करके उनका जवाब दे के यहाँ तक आए, फिर यहाँ के चुपचाप बैठ गए, तो गलत हो जाएगा कि नहीं होगा? आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में बोलना है। देखो एसएससी काफी सारे एग्जाम करवाता है, थोड़ा सा इसको हम डिले करते हैं। देखो एसएससी काफी सारे एग्जाम करवाता है। बहुत सारे बच्चों से हम क्वेश्चन करते हैं भाई किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सर एसएससी की। भाई एसएससी कोई एग्जाम नहीं है। जैसे रविंद्र आईएएस आपको केवल सिलेबस कंप्लीट कराएगा, है ना, उस सिलेक्शन नहीं करवाएगा। वो केवल क्या करवाएगा, सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ाएगा आपको, जो बच्चा साथ में मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। बाकी फिर सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको एक्टिवेट रहना है, पढ़ाई वाले मोड में आना है। ठीक है, देखो एसएससी, अब इसमें से जो सबसे बेस्ट है अभी वो है आपके लिए सीजीएल। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास इसमें काफी सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे सीपीओ का हो गया, ठीक है भाई, आपका सीएचएसएल का हो गया, आपके पास एमटीएस का हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जीडी का हो गया, और इसमें आप एक एग्जाम और ले सकते हो दिल्ली पुलिस का। देखो एसएससी इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें ऐसे बच्चे कितने जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो चुकी है कोई ऐसा? ठीक है, और फर्स्ट ईयर में कितने हैं? ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हर लेवल के बच्चे के लिए एग्जाम होता है। तो देखो जैसे एसएससी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो छोटा एग्जाम होता है वो होता है जीडी का। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम है। इस एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो एसएससी का केवल इकलौता ऐसा एग्जाम जिसमें 5 सब्जेक्ट है वो है जीडी। इसमें आपके 3 कंपलसरी रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है भाई, मैथ रीजनिंग के बाद इसमें आता है आपका जीएस।
इसके बाद जो दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक आपका रहता है इंग्लिश और एक आपका रहता है हिंदी। ठीक है भाई, अब ये आपके ऑप्शनल रहते हैं। ऑप्शनल मतलब आप इसमें से कोई भी एनी वन अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हो। टोटल इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं। अदर जो एग्जाम है उन सभी में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। ठीक है, इसमें फिजिकल भी थोड़ा अच्छा ठीक ठाक होना चाहिए। वैसे तो ये इतना कॉमन एग्जाम है कि इसकी इंफॉर्मेशन लगभग सभी सभी ऑल स्टूडेंट को रहती है, इसमें मुझे ऐसा खास कुछ नहीं बताना। ठीक है भाई, इसके बाद आता है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है आपका 10th। ठीक है, हाईएस्ट मतलब जो हायर है वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, नो प्रॉब्लम। ये जो आपका एमटीएस का एग्जाम है ये भी मेरे प्यारे भाई 10th से होता है आपका। हाँ भाई बिल्कुल होता है, जिसमें फिजिकल होता है ना उसमें सभी में मेडिकल होता है। ठीक है, पर इतना खतरनाक मेडिकल नहीं होता जो कि डिफेंस में होता है। डिफेंस मीन्स जैसे नेवी एयरफोर्स में जो एक होता है ना, उतना तगड़ा नहीं होता। आपका नॉर्मल बॉडी होना चाहिए। वो फिर उसमें आप और कंडीशन मतलब पढ़ सकते हो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अगर अपन किसी एक ही एग्जाम पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो और बातें हमारी नहीं हो पाएंगी, है ना। फिर आपका अगर कोई भी डाउट है जैसे क्लास के पहले या बाद में, आप किसी भी टीचर से चर्चा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ठीक है भाई, एमटीएस आपका देखो, सीएचएसएल आपका 12th से होता है। ठीक है, ये भी आपका 12th से होता है। अब जो सीपी और सीजीएल है इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो आप सभी बच्चों को छोटा सा एक प्रयास हमेशा जारी रखना है कि आपको ये अच्छी बात है, आपने एसएससी सिलेक्ट किया है, ये अपना हाईएस्ट है, लेकिन एग्जाम आपको साथ में देते रहना है। उससे क्या है कि अपने पास एक्सपीरियंस होता है, और अगर हम उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में सफल हो पाते हैं तो अलग एक नया कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमने कम से कम अपनी नॉलेज का प्रूफ तो पाया। जैसे आपको बहुत कुछ आता है, और जैसे हम टीचर्स हैं हमें बहुत कुछ आता है, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने कौन से एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अगर हमारा जवाब ये रहा कि भाई हमने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर हमारे पास जो नॉलेज है उसका प्रूफ क्या है कि इससे सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जैसे आपके पास कोई जैसे फोन ही है, अगर आपने उससे आज तक कभी कॉल नहीं किया और मान लो कॉल करना पड़ा, तो क्या प्रूफ रहेगा कि इससे कॉल हो जाएगा? वो चीज है। ठीक है, तो आपको ये हर एग्जाम को कवर करके चलना है। आपका बोले सर हम ज्वाइन सीजीएल को करेंगे, बाकी एग्जाम हमें सभी देना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें क्वेश्चन का साथ में करना होता है। ठीक है, अब देखो आप सभी बच्चों को मैं अभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमने कोई एग्जाम टारगेट कर लिया, उसकी हमने 6 महीने 6 मंथ तक हम कोचिंग पढ़ते रहे, और कभी उसके उठा के पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं देखे। उससे क्या लॉस होता है कि कभी कभी हमें बहुत टाइम बाद जाके ये एहसास होता है कि वास्तव में हम इस लेवल को तो अचीव ही नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक डायलॉग वो पुराना हो गया है कि मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन वो कोशिश कब तक की जाए ये पहले डिसाइड कर लो, नहीं तो क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, फॉर्म फिल करने की तो उम्र होती है ना। तो आपको घर पे जाके करना ही होगा कि आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करके आए हो उसके आपको पीवाईक्यू लेना है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, फिर उन क्वेश्चंस को और उस अपने लेवल को थोड़ा सा मैच करके देखना है कि क्या वास्तव में ये चीज हमारे लिए आसान है कि नहीं। ठीक है, बाकी मेहनत से है सब संभव। तो आप सभी बच्चों को पीवाईक्यू घर पे देखना है। पीवाईक्यू का मतलब 2024 तक के जो भी एग्जाम हो चुके हैं, क्योंकि 300-400 रुपए में आजकल बहुत बढ़िया बुक अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है, बोले ये सब्जेक्ट है, ऐसा लेवल आता है, हमें किस हिसाब से अपनी चीजें तैयार करनी है। उससे होगा क्या, जैसे कोई बच्चा कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं किया और टीचर उसको क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, अब वो पढ़ाना उसको टफ या इजी लग सकता है, उसको लग सकता है कि यार ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। तो बच्चा टफ या इजी केवल वही कैटेगरी बनाएगा जो बच्चा पीवाईक्यू नहीं देखा। क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया कि मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नीड कैसे क्वेश्चनों की है, तो फिर आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, बस वो अपना सा लगेगा कि भाई अगर मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस क्वेश्चन को तो कम से कम सीखना पड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चों को। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये करते रहना है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे देखो रीजनिंग की। रीजनिंग को भाई तर्क शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई रीजनिंग आपकी टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर इसको हम और कुछ कहना चाहेंगे तो रीजनिंग आपकी टोटल 3 टाइप की होती है टोटल 3 टाइप की। ऐसा नहीं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमें 3 टाइप की पढ़ना है, होती है 3 टाइप की है। जिसमें से आपका पहला होगा वर्बल रीजनिंग।
ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका नॉन वर्बल। इसको हम कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, इसमें आपका जो थर्ड रहता है वो रहता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इसको हम एनालिटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्रिटिकल रीजनिंग भी बोला जाता है। इसको हम कहते हैं हिंदी में तार्किक तर्क शक्ति। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में देखो, मैं केवल रीजनिंग की बात करूंगा, अभी अपन जो पोर्शन पढ़ेंगे ना उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे रीजनिंग टोटल होती 3 टाइप की है। पहली कौन सी, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी किसमें क्या होता है, आपको डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप इन वर्ड को पहली बार देख और सुन रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा सा तो अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब समझ से बाहर। समझ से बाहर का मतलब जो चीज अभी हमारी मेंटलिटी में थे ही नहीं, अगर उससे कुछ नए में जाएंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम फेस होगी। देखो रीजनिंग टोटल होती 3 टाइप की है, मतलब सोचने के टोटल 3 तरीके होते हैं, सीधी बात ये है। सोचने के टोटल 3 तरीके होते हैं, क्योंकि ये है क्या, रीजनिंग तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मीन्स हम कितने क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे सोचने का पावर क्या है, जो टाइमिंग है वो क्या है सोचने की, है ना। क्योंकि कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत फास्ट एक्टिविटी करनी होती है। जैसे अभी हमारे मान लो ये फैन चल रहा होता और इसमें एकदम से कुछ आ जाता तो हमें बहुत फटाफट से क्या करना होता, स्विच जाके ऑफ करना था। अगर मैं आपको ये कह देता कि भाई थोड़ा सा उठ के लाइट ऑफ कर दो, तो आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप उसे पूरा करके भी आराम से जा सकते हो, है कि नहीं। तो उसमें क्या है, एक्टिविटी आपकी कितनी फास्ट है। आप किसी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बन गए, आप ऐसे मान लो बस स्टॉप पे खड़े हो, बगल में कोई महिला खड़ी है, कोई चोर आया उसका बैग मतलब लूट के भाग रहा है, तो आपकी जो एक्टिविटी होगी वो होगी क्या, आप किसी जिले के प्रभारी बन गए, या किसी मतलब जैसे आपको बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया, उस जिले में कुछ घटनाएं घट गई, पता चले आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए, तब तक वो खत्म हो गया सब कुछ। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना खुद का परीक्षण देना होता है, बाकी और रीजनिंग और है कुछ नहीं। आप कितनी लेवल तक सोच सकते हो, आप कितना फास्ट डिसीजन ले सकते हो। तो सोचने के टोटल 3 ही तरीके होते हैं, एक तो आपका वर्बल होगा, एक आपका नॉन वर्बल होगा, और एक आपका लॉजिकल, एनालिटिकल या क्रिटिकल। ये आपको तीनों में से किसी एक नाम से सिलेबस में आपके में दिया जाएगा। अब मेरे भाई इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मेरे प्यारे भाई हमें मैथ्स की तरह लैंग्वेज में मिलेंगे, और मैथ्स की तरह हमें उनमें सॉल्यूशन करना होगा, वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। जो वर्बल रीजनिंग होती है उसमें जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसमें से कुछ डाटा हम अपने माइंड को इनपुट करते हैं, फिर माइंड उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बाहर करता है। तो जो वर्बल रीजनिंग होगी इसमें क्वेश्चन हमें मैथ्स की तरह मिलेंगे, उनमें नंबर्स होंगे, लैंग्वेज होगी, और फिर वो क्वेश्चन हमें मैथ्स की तरह सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना होगा। मेरे भाई जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, इस नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको डायग्राम मिलते हैं। ठीक है, कुछ फिगर्स मिलेंगे जियोमेट्री के, काफी सारे सिंबल, है ना, फिगर मिलेंगे आपको, डायग्राम मिला करेंगे, जैसे डायस होता है आपका, है ना। आपके कई सारे जहां पर जो रहेंगे वो डायग्राम वाले चैप्टर रहेंगे। जैसे नवोदय सैनिक आईएमसी वगैरह की तैयारी होती है, आपने छोटे बच्चों को अगर कभी देखा वो डायग्राम वाली रीजनिंग पढ़ते हुए। ठीक है, इसमें आपकी जो रीजनिंग रहेगी वो डायग्राम वाली रीजनिंग रहेगी, इसमें फिगर्स रहेंगे, इसमें आपके नंबर्स नहीं रहेंगे, इसमें ओनली लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है भाई, इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट के रूप में होते हैं, और जो हमारे आंसर होते हैं वो कंक्लूजन के रूप में होते हैं। इस बात का मतलब इसमें लॉजिकल होता है, इसमें ना हमें कुछ देखना होता है, देखने का मतलब जैसे फिगर है, हमें उन फिगर्स को देख के सॉल्व करना होता है कि भाई इससे ये हो रहा है, ये प्रोसेस इसमें हो रही है, ऐसे चेंज हो रहा है ना। इसमें क्या होगा, एक लैंग्वेज पैराग्राफ टाइप का आपको लिख के दिया जाएगा, स्टेटमेंट जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे, और जो आपके कंक्लूजन होंगे वो आंसर होंगे। अब स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कोई कही गई बात, आपको एक प्रॉब्लम उसमें लिख कर दी जाएगी, और उस प्रॉब्लम के नीचे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको ऑप्शन के रूप में। आप उन 4 सॉल्यूशन, जो उसके 4 सॉल्यूशन रहेंगे, उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करते हो, ये आपको इसमें रहेगा। ठीक है, तो रीजनिंग टोटल कितने टाइप की होगी,
3 की। ठीक है भाई, 3 में से आपकी फर्स्ट कौन सी है बताइए? वर्बल। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाहर आप आज जाओ तो आज अंदर आने से पहले और बाहर जाने के बाद जो 4 घंटे का हमारा टाइम रहा, उसमें हमने अपने माइंड को कितना कुछ बदला। थोड़ा ही सही पर कुछ तो लगना चाहिए कि आज हम कहीं गए थे और हमने ये पढ़ा और ये चीजें हम वहां से सीख के आए। ठीक है, जैसे देखो वर्बल रीजनिंग, वर्बल का मतलब वाचिक तर्क शक्ति। दूसरा आपका रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग। थर्ड आपका रहेगा, इनमें से आप कोई भी, वैसे सबसे इसका जो है ना ट्रेंडिंग में रहता है वो लॉजिकल रहता है या क्रिटिकल रहता है। एनालिटिकल तो बहुत कम बोला जाता है। तो आप अपने माइंड में पहले ये बोलो, रीजनिंग टोटल कितने टाइप की? 3 टाइप की। ठीक है, आपकी फर्स्ट रहेगी, सेकंड रहेगी, तीसरी रहेगी। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल कर बैठें कि आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे बेस्ट आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि हम 100% अपडेट हैं अभी, है कि नहीं? जैसे आप अपनी पढ़ाई के एकदम पीक टाइम पर हो, जैसे ही हम अपने टीचर्स पीक टाइम पे, अगर हम अब बेहतर नहीं पढ़ा पाए तो हम अपने फ्यूचर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम और आगे जाके अच्छा पढ़ा लेंगे, क्योंकि तब तक पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, है कि नहीं? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, 100% अपडेट, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी टीचर से आप कंपेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बेहतर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो देखो, फर्स्ट आपका वर्बल, सेकंड आपका नॉन वर्बल और थर्ड आपका लॉजिकल। ठीक है भाई, अब ये टोटल रीजनिंग के मिलकर आप और हम यहाँ 41 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टोटल 41 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इन टोटल 3 पार्ट में। हमने टोटल रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है। पहला आपका वर्बल रहेगा, पढ़ने का भी हम यही सीक्वेंस रखेंगे। जो सेकंड आपका रहेगा वो नॉन वर्बल का रहेगा, और जो थर्ड रहेगा आपका वो क्या रहेगा? लॉजिकल। ठीक है भाई, तो टोटल हम कितने पढ़ेंगे? टोटल अप्रोक्स 41 चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें से अभी हम शुरुआत करेंगे वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, वर्बल रीजनिंग की। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा सा ये और देखना होगा कि सर हमें किस पार्ट में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। समझना मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे अभी 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। इसमें आपको देखो, हर बच्चे की इफिशियंसी अलग अलग होती है। आप इस बात को अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगाओगे कि आप किस सब्जेक्ट में बेहतर कर पाओगे। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जैसे वो मैथ्स पढ़ पाए, मैथ्स उसने पढ़ा 10 घंटे, 10 आवर उसने मैथ्स की स्टडी की, और वो कुछ नहीं सीख पाया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने मैथ्स में 10 घंटे बिताए, जैसे जिनका बैकग्राउंड मैथ्स से नहीं है। और इंसान की क्या फितरत है कि उसको जब ऑप्शन मिलते हैं तब चुनता जरूर है, सिलेक्ट जरूर करता है। जैसे 10th तक किसी के सिर में दर्द नहीं हुआ, 10th तक सबको पढ़ना पड़ा। जैसे ही 11th में आके ऑप्शन मिले, सबने दिमाग लगा लिया किसको किधर जाना है, वो मैथ में चले गए, कुछ इधर चले गए, अब फिर आके एक साथ हो गए। मतलब वो 2 साल में बच्चा बच लेता है मैथ से, लेकिन ऐसा वो सोचे कि मैं मैथ्स के बिना बिल्कुल ही कुछ सब कुछ कर जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? तो लेकिन यहाँ पर आप जैसे आर्ट्स वाले हो तो, कॉमर्स वाले हो तो, मैथ्स वाले हो तो, सब एक साथ बैठे हो आज, और सबको सेम क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान में क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा अपने आप को ऑब्जर्व करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स में 10 घंटे पढ़ाई की, मेहनत की, दम से वो कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन उसको बाद में एहसास होता है यार कि मैं अगर यही 10 घंटे इंग्लिश में खर्च कर देता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। तो कंपलसरी सब है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा कि मैं किस सब्जेक्ट में बेहतर कर सकता हूं कम मेहनत में। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे वो तो सॉल्व करने ही होंगे, लेकिन जो स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चन है वो पहले तैयार करने होंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें सॉल्व करना सीख लिया और एग्जाम में टाइम टेकिंग और सिंपल चीजें आ गई तो फिर भी रह जाओगे आप, है ना? तो देखो, सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते। कुछ की इंग्लिश बेस्ट होती है, कुछ की मैथ्स बेस्ट होती है, वो फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा, जो जैसे बैकग्राउंड से रहता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सारी चीजों को ऑब्जर्व करके चलें कि हम किस में बेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का आप ठीक करो, अगर आप प्री में एक क्वेश्चन ठीक करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये गलत करोगे तो जो सही की है उनमें से भी 0.5 हट जाएगा। अगर प्री में एक क्वेश्चन ठीक करते हो 2 नंबर मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर आप मेंस में एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो फिर इस बात से ज्यादा फोकस, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने किस सब्जेक्ट के ज्यादा ठीक किए, वो तो बस क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? तो हमको तो हर सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना है, बस थोड़ा सा ये देख लेना कि हम किस सब्जेक्ट में बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी में पता है ना सीजीएल में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है?
प्री में होता है कितने का, 2 का। कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं, 100। और मेंस में कितने होते हैं, कितने होते हैं। आप सभी बच्चों को आज जाना है और एसएस, देखो सभी के पास फोन है, आप जिस भी एग्जाम के लिए आए हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, एज से लेके फॉर्म फिल करने तक से ज्वाइनिंग तक का। अगर आप ऐसे चुपचाप आके बैठ जाएंगे कोचिंग में तो कुछ नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल में कितने मतलब चरणों में एग्जाम होता है, कितने फेस में, किस फेस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और उनमें कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सबको जाके सबके पास फोन है। ठीक है। देखो अब हमारे पास जो 3 पोर्शन थे रीजनिंग के मेरे भाई, उसमें से आपको ध्यान रखना है अप्रोक्स 70% जो रीजनिंग है वो वर्बल में से आती है। अप्रोक्स किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% अप्रोक्स रीजनिंग आपकी वर्बल की होती है। अप्रोक्स आप मान सकते हो यहाँ 20% ये, ठीक है भाई, और आपके 10% ये। ठीक है, अगर आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो लगभग 70 क्वेश्चन आपके वर्बल में से रहेंगे। ये बात बोली क्यों गई है, जब आप इसको कंप्लीट करोगे इसको, तो क्वेश्चन भले ही उसमें से ज्यादा आएंगे, मान लो अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अब अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अप्रोक्स जो भी आप एग्जाम दोगे 70% आपके क्वेश्चन आपसे सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो 70% उसका जो माइंड है वो इसी वर्बल रीजनिंग में पावरफुल बन जाता है। तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन को भी सोचने लग जाता है, किसी नए क्वेश्चन को जो उसने कभी नहीं पढ़ा। तो 70% क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन लोगे तो उसमें 70% का मतलब ये है कि अगर आप इसे इसको कवर कर लेते हो अच्छे से तो आपसे अप्रोक्स रीजनिंग के 70% क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 20 से 30% का ये पोर्शन रहता है। और अभी अगर अपन देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन लगभग इसके आने लगे हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना है तो आप यूपी पुलिस का जो अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था उसको जरा ऑब्जर्व करना, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें आए थे 25 में से। बहुत ज्यादा ये किसी किसी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एसएससी में तो सब चीज बैलेंस में रहती हैं, लेकिन जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ 2013 में एमपी पुलिस की 3 भर्तियां हुई थी, उसमें से जो थर्ड पेपर था केवल एक ही चैप्टर से 14 क्वेश्चन आए थे इसमें से। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसा भी कर देता है, जैसे अभी एमपी टेट ग्रेड 2 का प्री एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें 120 क्वेश्चन थे मैथ के। उस 20 को 20 में से 35 से 40 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से रखे गए, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही रख दिया। तो हमें हर चीज क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या पता एग्जाम में क्या, ऐसे एज के रख दिए 35 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ये हो जाता है आजकल, है ना। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से चीजों को कवर करके चलना है। ठीक है भाई, अब देखो हम स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग। तो पहले हम जान लेते हैं मेरे भाई कि इसमें हम कितने चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपको इसमें वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो रैंकिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम। समझ में सबको आएगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भले ही कितने भी कमजोर हो, आपको ये बात माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी बच्चों से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये आप देख लेना, कल की क्लास में आपको सीट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्वेश्चन ना बने तुरंत उठ के चले जाना। ठीक है, कोचिंग कितनी भी अच्छी हो उसमें जो टीचर्स हैं अगर उनकी बातें आपको पसंद नहीं है तो फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। आपको समझ में पूरा आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ के भी अगर आपको समझ ना आया तो फिर जगह बचेगी नहीं कहीं भागने को। देखो वर्बल रीजनिंग में हम सबसे पहला रैंकिंग, हर टीचर अपने अपने हिसाब से चैप्टर से स्टार्ट करता है। आपको बिल्कुल ये कंपेयर नहीं करना है यार कि ऐसा या वैसा कहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, आपको मस्त समझ में आएगा। रैंकिंग के बाद मेरे भाई हमारा एक चैप्टर होता है इसमें सीक्वेंस ऑफ टेस्ट या सीक्वेंस टेस्ट। आपको साथ में ही प्री और मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, पदों का अनुक्रम, आपको हर चीज साथ में लेके चलेंगे, पीवाईक्यू भी साथ में लगेंगे। अगर कोई बच्चा घर नहीं भी पढ़ पाया तो भी उसका काम रुकेगा नहीं। आपको सब कुछ मैं यहाँ फ्री में साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, डेट आपको प्रॉपर दिखेगी साथ में। उसके बाद आपका मेरे भाई यहाँ पर रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिशा और दूरी। उसके बाद आपका इसमें रहेगा, ठीक है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, देखो रैंकिंग,
सीक्वेंस टेस्ट, ये दोनों एक ही चैप्टर होते हैं, ये छोटा सा पार्ट इसका होता है इसलिए इसको सेपरेट कर दिया है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों में से इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहेगा, उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आपका रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, ब्लड रिलेशन के बाद आपका यहां पर आप पढ़ेंगे क्या, क्लॉक। ठीक है, उसके बाद आपका कैलेंडर। इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो ये होता है आपका रक्त संबंध। ठीक भाई, क्लॉक मीन्स घड़ी, और इसका होता है कैलेंडर। ठीक है भैया, ये दोनों आपको मिलेंगे रिलेटेड ऑफ टाइम के नाम से। ठीक है, समय से संबंधित। अगर कोई एग्जाम का आप सिलेबस देखोगे तो आपको ये दोनों चैप्टर रिलेटेड ऑफ टाइम क्वेश्चंस ऐसे दे देता है, समय से संबंधित प्रश्न। टाइम दो टाइप का होता है, एक तो क्लॉक घड़ी से रिलेटेड, एक कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, वो दोनों आपके इसमें रहेंगे। तो देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 आप टोटल इसमें चैप्टर पढ़ोगे किसमें, वर्बल रीजनिंग में। और ये 7 चैप्टर सीखते सीखते आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपकी जो डिसीजन पावर है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो हमने यहां से चीजें स्टार्ट की, उसके बाद हमने देखा कि हम रीजनिंग टोटल कितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे। टोटल होती 3 टाइप की है, बताओ कौन कौन सी, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। कम से कम इतना तो आज की क्लास से पता होगा भाई ये सब्जेक्ट में इतने टोटल पार्ट होंगे, कोई भी पढ़ा है यही रहेगा, कॉमन रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ डिजाइन करके बता दिया। उसमें से फर्स्ट हमने सिलेक्ट किया वर्बल का रैंकिंग। वैसे तो रीजनिंग एक इजी चैप्टर से स्टार्ट की जाती है, अल्फाबेट वाले से। अगर आप जनरली पढ़ते हो किसी भी टीचर से, क्योंकि ये मानना होता है कि डेमो में बच्चों को आसान पढ़ाओ ताकि बच्चा थोड़ा सा टीचर के साथ वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ाएंगे वही पूरा जो प्रॉपर आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो हम रैंकिंग से ही स्टार्ट करते हैं, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 ईयर से मैंने रैंकिंग से ही बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद आपका सीक्वेंस टेस्ट रहेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहेगा, दिशा और दूरी। उसके बाद भाई सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो बैठक व्यवस्था। क्या कहेंगे, बैठक व्यवस्था। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध, और क्लॉक और कैलेंडर। ठीक है, देखो उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर, रैंकिंग पर। ठीक है भाई, रैंकिंग मतलब श्रेणी क्रम। तो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है रिलैक्स होने के लिए, फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, वो बातें जो आपकी और हमारी हो जानी चाहिए थी वो हो चुकी हैं। अब हम आ चुके हैं पढ़ाई पर, क्योंकि अप्रोक्स 30 मिनट अपन पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि अगर बातें बातें ही करते रहे 3 दिन और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर आपको समझ नहीं आया और आपने एडमिशन ले लिया तो दिक्कत होगी कि नहीं। इसलिए सारी चीजें अपन को साथ में लेके चलना है। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, मैंने आपको क्या क्या बताया उसे सोचिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ेंगे तो भी आपको परेशानी होगी। कभी एग्जाम दिया है आपने, कोई कोई भी एग्जाम, कितने बच्चों ने दिया है, किस एग्जाम में आप बैठे हो, केवल जीडी, जीडी का ही, नेवी का, बहुत बढ़िया। इसमें से इधर किसने, एमपी पुलिस, सीजीएल, यही वाला 24, उसमें क्या रहा आपका स्कोर प्री में, 120। फिर कोई एग्जाम कभी दिया है इधर, कभी एग्जाम नहीं दिया। 12th आपका कब हुआ, अभी हुआ। देखो एक बात और बताता हूं तुम्हें, अभी कोई एग्जाम हमने दिया ही नहीं है, मतलब रिजल्ट जो आता है उसकी अभी कोई भी चीज नहीं पता, ना तो फेल होने का दुख, ना पास होने की खुशी। लेकिन ये दो चीजें भी तब होती हैं सिर्फ जब हम मेहनत करके एग्जाम दे रहे होते हैं। अगर आप नॉर्मली शहर में आके रह रहे हो, फॉर्म भर दिया, पढ़ाई हो नहीं रही है, पेपर दे आए, तब तो और तैयारी से बच्चा जाता है जैसे शादी में जा रहा हो, बढ़िया जाएगा सिटी में, खाएगा पिएगा घूमेगा, है ना। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसका रिजल्ट उसको थोड़ा सा इफेक्टिव करता है। तो आपको अभी न तो एग्जाम में
जो रिजल्ट होता है उसका कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। ऐसा नहीं सोचना कि सब आसान है, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो ये सोच के बैठा रहता है सब आसान है, और जब पढ़ाई करके देखेगा तब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। रेडी हो? यस और नो? ठीक है, देखो भाई रैंकिंग है क्या, थोड़ा सा इन्वॉल्व होना अब क्वेश्चनों में। ये रैंकिंग है क्या, आपके माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है इसको सुन के? रैंक, सोचो, रैंक मीन्स क्या? और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये पहली बार सुनने को, फर्स्ट टाइम सुनने को मिला है, ये तो वर्ड बचपन से हमने फेस किया है, गेम्स में, टेस्ट में, एग्जाम में, हाइट में, है ना, वेट में, कुछ भी मतलब कंपटीशन हो जाए कुछ भी चीज का तो हमारी रैंक जरूर बनती है। तो भाई रैंकिंग में वही सब कुछ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ पर्सन्स रहेंगे 30, 20, 60, 40, उसमें कुछ ना कुछ, चाहे तो हाइट के बेस पर, चाहे एज के बेस पर, चाहे नंबर के बेस पर, कोई ना कोई रैंक बनेगी। और अगर रैंक बनेगी तो उसमें बच्चों की रैंक मिलेगी भी, जैसे कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। जैसे क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, अब 35 स्टूडेंट में सभी का कंपटीशन करवाया रेस का, उसमें कोई तो फर्स्ट आएगा। तो ये वही रैंक है, कुछ भी नया नहीं है, बस ये नंबर ऑफ पर्सन डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, तो देखो रैंक में क्या होता है, जैसे में हमारे पास A, B, C, D और E, समझते जाना, ये 5 पर्सन बैठे हैं एक बेंच पर। ये बताओ फर्स्ट कौन होगा? इसमें फर्स्ट नहीं, अभी तो ये मैंने बोल दिया कि ये 5 बैठे हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, मतलब सिटिंग में ही फर्स्ट पर्सन कौन है, पहला कौन बैठा है? कौन बैठा है? ए। अरे डरना नहीं है तुमको, अगर इस उम्र में, इस एज में भी आप नहीं बोल पाए तो कब बोलोगे? ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस उम्र में, जिसमें तो आदमी आग लगा देता है दुनिया में, उस उम्र में हम नहीं बोल पा रहे, वो भी कहने पे नहीं बोल पा रहे, तो अपने आप बोल पाएंगे क्या? बोल पाओगे, लेकिन ऐसी जगह जहां बोलना ही उचित ना हो, कुछ भी फालतू जरूर बोल दोगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक है, ये कितने हैं, गलत है कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सही ही बताओ, गलत हुआ तो पिटोगे नहीं, तुम तो बताओ ये इसमें फर्स्ट कौन है। अगर मैं यहां पर फिर से इन्हें लिखूं A, B, C, D और E, बताओ फर्स्ट कौन है? ए। ये आपको कैसे पता कि ए ही फर्स्ट है? टॉप पे लिखा है इसलिए, इसमें लेफ्ट में लिखा है इसलिए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में हमें यही फिट करना है कि जो रैंक होती है वो या तो लेफ्ट से बनती है, रैंक या तो लेफ्ट से बनती है। देखो मैंने आपको कुछ नहीं बोला, तब भी कहीं ना कहीं तो आपको पता है कि वो इधर से ही बनेगी, ये नहीं पता भले ही कि लेफ्ट से बनती है कि टॉप से, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम ये जानते हैं कि रैंक फर्स्ट कौन है, ये तो जानते हैं। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि जो रैंक होती है वो या तो लेफ्ट से बनती है या वो टॉप से बनती है। इधर आपका लेफ्ट होता है, समझना, और इधर आपका राइट होता है। इस बात का मतलब मेरे प्यारे भी, इसमें इधर बायां होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, वैसे इतना तो शायद आता होगा आपको, और इधर आपका दायां होता है। ठीक है भाई, ये आपका टॉप होता है, टॉप मीन्स ऊपर, और ये आपका बॉटम होता है, मीन्स नीचे। तो हमारे क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि किधर से बोल रहा है, रैंक या तो लेफ्ट से बनती है या टॉप से बनती है। क्लियर हुआ? अब इसमें भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कि हम कैसे माने कि यही लेफ्ट है, हम कैसे मानेंगे यही लेफ्ट है। देखो मैं क्या सोच रहा हूं, आपको मुझे ऐसा कुछ जादू नहीं बताना जिसको देख के आप खुश हो जाए ना, क्योंकि आजकल क्या जादू वाली पढ़ाई रह गई है कि बच्चा आए उसको कुछ ऐसा पढ़ाओ कि बस बच्चा इंप्रेस हो जाए और वो फटक से एडमिशन ले ले। और वो जादू हर क्वेश्चन में नहीं चलता। अब जैसे यूट्यूब पे आप देखोगे कुछ टीचर जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाते हैं, भले कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन ही जादू वाले लेके आते हैं। बाकी हर क्वेश्चन पे जादू थोड़ी चलता है, अगर 100 क्वेश्चन का आप एग्जाम दे रहे हो, 2 में, 5 में, 10 में चल जाएगा। तो जादू से कुछ क्वेश्चन अच्छे लगते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको ज्यादा वो रील्स वाली पढ़ाई पे नहीं जाना, ये हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन को ऑफलाइन से कंपैरिजन कर देता है।
वहाँ ऑफलाइन वाला टीचर फेल होगा, क्योंकि उसको तो भाई फिजिकली बच्चों के साथ पेश आना है। मैंने तुम्हें कुछ ऑनलाइन पढ़ाया, उसमें मैं तुम्हारी कमेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, तुम बकते रहो कुछ भी डाउट है, लेकिन यहाँ तो तुम आके गला पकड़ लोगे, बोले ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये पेपर में आया था। तो मुझे यहाँ आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि कोई भी नया क्वेश्चन आपको मिले आप टकरा जाओ उससे, ठीक है। देखो ये कैसे पता कि यही लेफ्ट होता है, क्योंकि जैसे मैं ऐसे आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरा तो ये राइट हो गया, हाँ या ना। तो आपको कुछ यूनिवर्सल बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कुछ भी डायरेक्शन ना बोला जाए, जैसे आपसे मैं कहूं कि आप किधर फेस करके बैठे हो, अब किस डायरेक्शन में फेस है आपका, नहीं ये परफेक्ट जवाब नहीं है। आपका हमेशा रिप्लाई होना चाहिए सर बोले 4 डायरेक्शन होते हैं, जिसमें से हम जिधर भी फेस करेंगे वो डायरेक्शन नॉर्थ माना जाएगा, उत्तर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एग्जाम हॉल में कोई डायरेक्शन दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अब एग्जाम हॉल में तो बच्चे सभी डायरेक्शन में फेस करके बैठे होते हैं, और अगर हर बच्चा अपने अपने हिसाब से डायरेक्शन एज्यूम कर लेगा तो सबका आंसर अलग आएगा, जो दिल्ली में बैठा है उसका भी और जो उत्तराखंड में बैठा है उसका भी। तो ये यूनिवर्सल कर दिया गया है कि आप जिधर भी फेस करेंगे उधर नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर माना जाएगा। अगर मेरा फेस इधर है तो मैं ये सोचकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि मैं नॉर्थ में बैठा हूँ, अगर मेरा फेस इधर है तो मैं इधर नॉर्थ मानूंगा। मतलब आप जिधर भी फेस करोगे आपको कौन सा डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं ग्वालियर में मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं, वो यूनिवर्सल है ये, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा तो बच्चों को बोला ही नहीं जा सकता जो बाहर जाके ना मिले, क्योंकि बच्चा भले ही पढ़ता नहीं है पर रील्स देख देख के वो अपडेट तो है, अच्छा बुरा तो पहचानता है, भले ही वो खुद ना पढ़े, टीचर अच्छा चाहिए, क्योंकि वो जानने लगा है कि अच्छा और बुरा टीचर कैसा होता है रील्स से केवल। ठीक है, तो आपको क्या समझना होगा कि सर हम जिधर भी फेस करके बैठेंगे उधर कौन सा डायरेक्शन होगा। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मेरा नॉर्थ ये होगा, आप इधर देख रहे हो तो आपका नॉर्थ ये होगा। तो जब मैं पढ़ाने के लिए होता हूँ तो मैं आपके ही डायरेक्शन में होता हूँ, तो मेरे भाई, और जब हम नॉर्थ में फेस करते हैं तो ये मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए नहीं, कोई भी पढ़ा है तो इधर आपका राइट होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा, ये आपको समझ के चलना होगा, ठीक है भाई। आप जिधर भी फेस करेंगे उधर कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ। कुछ टीचर्स को मैंने ऐसा बोलते देखा है जब मैं स्टूडेंट था कि जिससे खाना खाते हैं वो राइट, खाना चाहे तुम पैर से खाओ, राइट यही होगा, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो आपका ये राइट होगा, ये कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये टॉप होगा और ये क्या होगा, बॉटम। ये यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जैसे सब सत्य मानेंगे ही मानेंगे, एक दो के कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, अगर आपको बोला कि अब ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट किधर, लेफ्ट आप जिधर बैठे हो उधर नॉर्थ मानो, और जो इधर नॉर्थ मानेगा उसका लेफ्ट इधर ही होगा और उसका राइट इधर ही होगा। तो रैंक या तो लेफ्ट से बनती है या टॉप से बनती है, क्लियर हुआ क्या, रैंक या तो लेफ्ट से बनेगी या टॉप से, अपने आप कोई कुछ ना करे तब भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे आपको मैंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप फर्स्ट आए हो, तो आप ये क्वेश्चन करोगे का कि किधर से, टॉप से कि बॉटम से, फर्स्ट मींस फर्स्ट, टॉप से, ठीक है। तो रैंक किधर से बनती है, बोलो, लेफ्ट। यार तुम तो ऐसे आए हो जैसे ससुराल में आके बैठ गए पहले दिन, अरे तुमको इतना क्यों सस्पेंस में जा रहे हो, और मेरे से क्या शर्माना है यार, जैसे तुम्हारी बात करें तो तुम तो जाने क्या कर दो बाहर जाके, लड़के तो, लड़कियां तो ठीक है वो फैमिली पे डिपेंड करता है, पर तुम तो थोड़ा अच्छे रहो। बोलो रैंक किधर से बनती है, लेफ्ट से या, भाई ऐसा होने से पता है क्या है, जैसे कोई बोतल है उसमें पानी अंदर नहीं जा रहा, क्या गारंटी है बाहर आएगा, अगर तुम्हारे अंदर से कुछ बाहर नहीं आ रहा तो बाहर से अंदर जाएगा कि नहीं, मैं कैसे समझूं, थोड़ा एक्टिवेट तो रहो पढ़ाई वाले मोड में, ठीक है। तो रैंक बोले या तो सर टॉप से बनती है या लेफ्ट से, क्लियर है। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन में लिख सकता है किधर से, नॉर्मली जनरली हमारी टॉप लेफ्ट से या टॉप से। अब जैसे मैंने 5 पर्सन लिखे ए बी सी और डी ई, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा लेफ्ट राइट, वो तुम्हें अपने हिसाब से ऑब्जर्व करना है, डी की रैंक क्या है, डी की रैंक क्या है, कौन सी है, फोर्थ। अब ये बोलना जरूरी नहीं है कि किधर से, क्योंकि रैंक अगर कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो अपने आप ही लेफ्ट से होती है, ठीक है भाई। ये कौन सी रैंक पर है, फोर्थ। अब मैं अगर खुद से पूछूं आपसे कि डी की रैंक लास्ट से क्या है, तो आपका जवाब होगा सर सेकंड है, इस बात में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब जैसे मैंने यही 5 पर्सन, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, केवल रैंकिंग का मतलब समझा रहा हूँ, कल आपके हाथ में सीट आएगी, कंसेप्ट आंसर, कंसेप्ट कंसेप्ट मैं बताऊंगा, आंसर आपके आएंगे, देख लेना आप कल, ठीक है। देखो ए बी सी डी और ई, आप मुझे बताओ डी की रैंक क्या है, डी की रैंक क्या है,
4th। लेकिन अगर मैं आपसे खुद से पूछूं कि भाई डी की रैंक लास्ट से क्या है, क्या है? देखो एक अच्छी बात बताओ, अगर आपको कुछ आता है तो बोलो, क्योंकि जो आता है अगर हम बोले ही नहीं पाते तो उस आने का मीन्स क्या फिर? समझो, जैसे तुमको कुछ आता है और तुम उसका यूज नहीं कर पाते। अब जैसे मेरे पास फोन है, अब जरूरत पड़ी तो फोन नहीं कर पाऊँ, मतलब क्या फोन होने का? या तो आता ना हो तो सीखने की इच्छा रखो, और आता है तो बताने की रखो जब भी मौका मिले। ऐसा नहीं कि किसी को आ जाए तुझे रैंकिंग पढ़ाऊं, बता के बुला के नहीं, जब जरूरत लग रही है तब की बोल रहे हैं हम। ऐसा नहीं बोल रहा कि जाके किसी को भी टेम्पू में रैंकिंग पढ़ा देना, जरूरत लगे तब। तो जैसे मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ डी की रैंक क्या है, बोले सर लेफ्ट से 4th है और लास्ट से मतलब राइट से 2nd है। आप ये बताओ मुझे, अगर मैं ये ए बी और सी को हटा के यहाँ पॉइंट बना दूं, मतलब खाली कुर्सी है, तब भी डी 4th रहेगा। और अगर मैं यहाँ भी एक खाली कुर्सी, तब भी ये 2nd रहेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पर खाली चेयर रख देता हूँ जिन पे कोई नहीं बैठा, ठीक है, एक ये, तब भी बताओ इस पर्सन की रैंक बदलेगी क्या? तो आपको ये समझना है कि जो रैंक होती है, जो रैंक होती है वो प्लेस की होती है। प्लेस मतलब जगह की होती है, व्यक्ति की नहीं होती। कैसे व्यक्ति की नहीं होती? जैसे मेरे भाई क्लास में टेस्ट हुआ और आपका रैंक मतलब 15 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पे जाके खड़े हो जाओगे तो पहले हो जाओगे। इस बात का मतलब हम ये कहेंगे कि सर ये जो प्लेस है जिस पर डी बैठा है, ये डी बैठा है इसलिए ये 4th नहीं है, ये डी के बैठने से ये 4th नहीं है। बोले सर जिस जगह पर डी बैठा है, जिस कुर्सी पर डी बैठा है, वो जगह 4th है। समझना आप, क्लियर हुआ? जैसे यहां पर ये डी बैठा है, मैं कह रहा हूं तुम डी को हटा दो, के को बिठा दो, तो अब के 4th 2nd हो जाएगा। तो मेरे भाई जो पोजीशन होती है वो उस पर्सन की नहीं होती, वो पर्सन जिस प्लेस पर खड़ा होता है या बैठा होता है उस प्लेस की होती है। तो सबसे पहले आपके माइंड में मैंने ये फिट किया कि रैंक या तो टॉप से बनेगी, या देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस हिसाब से कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो सीधा पढ़ा दोगे। क्योंकि जैसे हम टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है आज, वो अलग से कभी पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा होता, वो पढ़ने के साथ में खुद को इस हिसाब से तैयार करता है कि वो एक अच्छी मेंटलिटी वाला व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे सही इंसान ही नहीं बन पाते, उनकी हरकतें वही गांव वाली, वो आए 4 साल शहर में रहे, बदले ही नहीं खुद को। ऐसा नहीं करना है, किताबी ज्ञान पढ़ने से अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा। क्योंकि जो एग्जाम है ना सीजीएल का, एसएससी का, वो तो बीच में है, बाकी आप इंस्पेक्टर इधर भी हो और इधर भी हो भाई। जैसे हम अंदर हैं तो हम जैसे इस गेट के पार हो जाएंगे तब भी तो स्टूडेंट टीचर ही रहेंगे। तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले उस लायक अपने आप को भी बना लेना है कि अगर आपके सिर पर वो कैप आ गया इंस्पेक्टर वाला, तो आप उस फर्ज को बिना एग्जाम के भी निभा पाओ। समझ में आ रहा है कि एक अच्छा व्यक्ति भी बनना है, और वो केवल कब संभव है जब सोचोगे अच्छा। आपको यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि जो रैंक होगी वो किसी पर्सन की नहीं होती, रैंक सर प्लेस की होती है। जैसे डी की जगह आप यहाँ पर कोई भी बिठाओगे तो वो इधर से 4th होगा, उधर से 2nd होगा। मेरे भाई यहाँ पर हम इस वाली जगह पर कोई भी बिठाएं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का नाम लिख दो, कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, किसी आर्टिकल का, कोई अल्फाबेट का, वो ऊपर से 4th होगा, नीचे से। तो मतलब यहां पर भी टोटल कितने रैंक हैं? 5। यहां पर भी कितने हैं? 5। अब इन 5 पर्सन में मुझे इस व्यक्ति का पता लगा डी का, मुझे इस व्यक्ति डी का, इस पर्सन डी का पता लगा कि भाई डी की रैंक लेफ्ट से, समझना डी की रैंक लेफ्ट से कौन सी है? 4th। और राइट से कौन सी है? और मैंने इस डी की रैंक को प्लस कर दिया, टोटल कितना हुआ? 6। समझते जाना, यहां पर ये अपन पर्सन लिखे डी, और मेरे भाई ये जो डी है ना ये लेफ्ट से 4th, सॉरी ये टॉप से है तो टॉप लिख लो, टॉप से ये 4th पर है, और मेरे प्यारे भाई ये बॉटम से आपका 2nd पर है। टोटल कितना हुआ? इस बात का मतलब तुम्हें यहां से केवल एक बात समझ आई जा रही है कि क्वेश्चन किसी एक पर्सन पर बनेगा, उसके जो साथ में होंगे उनका ना तो नाम रहेगा, ना फेस रहेगा, ना कुछ रहेगा, उनका केवल रैंक रहेगा। समझना, तो अगर किसी पर्सन की रैंक हमें दोनों साइड से मिलती है, समझते जाना, आप किस लायक बन रहे हो ये कल सीट हाथ में आते ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन आपसे बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो कल आप देख लेना, ठीक है? अभी थोड़ा ट्रस्ट रखना, क्योंकि होता क्या है, आप जिस टीचर को जितने समय से जान रहे होते हो उस पर उतना ही भरोसा होता है। और नया टीचर चाहे कैसा भी पढ़ाए,
भरोसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो टीचर ही हमें थोड़ा सा अभी जज करना पड़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई पर कैसे भरोसा हो? जैसे कोई फेमस टीचर है बहुत बढ़िया, वो आके कुछ भी कह जाए, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। और जो टीचर अभी फेमस नहीं हुआ, वो फिर बेचारा कितनी भी मेहनत से पढ़ा है, उस पर और उसकी चीजों पर दोनों पे डाउट होता है। और वो कब बढ़ेगा? आप जैसे डेली आओगे, साथ बैठोगे, सीखोगे चीजों को, तब हम पर भी भरोसा होने लगेगा। ठीक है, तो अभी ज्यादा ऑब्जर्व मत करना कुछ भी चीज, बस इस पर ध्यान देना। डी की रैंक लेफ्ट से राइट से हमें पता थी, टोटल कर लिया कितना हुआ? डी की रैंक टॉप और बॉटम से हमें मिली, टोटल कर लिया कितना हुआ? 6। आप ये बताओ टोटल यहाँ कितने थे? ये मिले कितने? ये कितने थे? मिले कितने? जरा देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। आप मुझे ये बताओ, इस एफ की रैंक इधर लेफ्ट से कौन सी है? इस एफ की रैंक इधर से कौन सी है? और पक्का बताओ। अब इस एफ का लेफ्ट से रैंक क्या था, राइट से क्या था, टोटल कितना हुआ? तो ये हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? कैसा क्यों हो रहा है कि टोटल 9 है, आज 10 गया, टोटल कितने थे? 5 थे, आज 6 गया। इस बात का मतलब ये होगा सर कि अगर हमें किसी भी पर्सन की रैंक दोनों साइड से पता लग जाए, बोथ साइड से, या तो लेफ्ट राइट से पता लग जाए, तो हम उसे ऐड करेंगे, या हमें टॉप और बॉटम से पता लग जाए, हम उसे ऐड करेंगे। और सर जी ऐड करके होगा क्या? टोटल प्लस 1। ये ऐड करके होगा क्या? टोटल प्लस 1। बोलो हाँ या ना। मैं चाहूं तो आपको इस फॉर्मेट को सीधा समझा के निकल सकता हूं, क्योंकि आप तो बच्चे हो, आपको नहीं पता कि इस जगह पर क्या और बेहतर होना संभव था। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन की रैंक अगर हमें बोथ साइड से पता लग जाए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, तो हमें जो उस रैंक का सम मिलेगा वो क्या मिलेगा? बोले टोटल प्लस 1। मीन्स जैसे मेरे पास कोई एक पर्सन है पी, मैंने ये बोला भाई इधर से ये 200 रैंक पर है और इधर से ये 300 रैंक पर है। बोले सर हम इसमें ये पता कर सकते हैं, बोले इसकी जो रैंक है लेफ्ट और राइट वाली, इसे हम ऐड करते हैं। ऐड मीन्स 300 प्लस 200, यहाँ पर कितना आया? वो बोले सर हम ये बात पहले से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये इक्वल होगा टोटल प्लस 1 के। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यार भाई हम इसमें थोड़ी सी अगर मैथ लगा दें, अगर हम इसमें थोड़ी सी मैथ लगा दें, और उस मैथ में हम क्या लगा दें, देखो यार इस प्लस 1 को इधर भेज दो, तो हमें यहां से क्या मिलेगा? टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस, समझ में आ रहा है? इधर से क्या मिलेगा? टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम माइनस, क्योंकि जी अगर इधर आ जाएगा, इक्वल के इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा। इस बात का मतलब चाहे नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हों, अगर उस लाइन में हमें किसी भी पर्सन की रैंक लेफ्ट और राइट बोथ साइड से मिलती है, तो दोनों रैंक को प्लस करेंगे और -1 करके हमें ये पता लग जाएगा कि उस लाइन में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं। मीन्स कैसे समझना, मैंने आपको बोला कि भाई पी नाम का पर्सन है, किसी बहुत बड़ी लाइन में ये बैठा है, और मेरे भाई इसकी कंडीशन हमें पता है कि जो पी है वो लेफ्ट से तो 100 है और वो पी राइट से 200 है। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूं क्या कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, कितने होंगे बताइए? डरना नहीं है, डर तो खत्म कर देगा तुम्हें, क्योंकि वो आदत में आ जाएगा। फिर डरना क्यों हो? किससे डरना? चार दीवार हैं हमारे पास, बस क्या उनसे डरेंगे? बताओ। बोले लेफ्ट प्लस राइट माइनस, तो मेरे प्यारे भैया 100 प्लस 200 माइनस 1, 300 माइनस 1 कितना आएगा? 290। तो अब आप अपने माइंड में इस बात को हमेशा के लिए फिट कर लो कि सर अगर हमें किसी भी लाइन में किसी भी पर्सन की रैंक पता लग जाए, हम उस रैंक को ऐड करेंगे और -1 करके हमें क्या मिल जाएगा? टोटल। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बताओ, ए के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूं, ए की रैंक टॉप से 99 है और बॉटम से 100 है। बताओ जिस लाइन में ए बैठा है उसमें टोटल कितने हैं? आप कैसे करेंगे? 99 प्लस 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 199 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 190। एनी प्रॉब्लम? देखो आगे, समझ आ गया ना? अगर आपको देखो टॉप बॉटम से मिल जाए, बोले सर बी कोई पर्सन है,
ये जिस लाइन में बैठा है हमने इसको काउंट किया, ये टॉप से 99 पर था और बॉटम से 100 पर था। तो क्या आप ये पता कर सकते हो कि टोटल कितने होंगे? कितने? बोले 99 प्लस 100 -1 क्या आएगा? 199 -1 190। देखिए मैं टीचर हूं, मुझे ऐसा लिखना और ऐसा बोलना पड़ेगा कि हर सुनने और देखने वाला बच्चा समझ जाए। आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है, बच्चों की नजर क्या ढूंढती है बोर्ड पर कि ऐसा कोई टीचर देखो जो कम से कम लिख के ज्यादा समझा दे। भाई ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या हो सकता है कि बिना सोचे ही हम करते हैं। भाई मुझे मैं क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आप सब लोग इधर देख रहे हो, है कि नहीं? लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। आपको किसी को बताना थोड़ी है। हमें तो आपको जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि घर जाके अगर कुछ डाउट हुआ, लिखने का तो जमाना रहा नहीं कि आप देख सको। ठीक है? तो इसे लिखने को कमजोरी नहीं समझना, क्योंकि यार हम तो टीचर हैं, जाने कितनी बार इन चीजों को पढ़ और पढ़ा चुके हैं, कुछ भी कैसे भी कन्वर्ट करते हैं उसमें। लेकिन मुझे क्या कोशिश रखनी पड़ेगी कि ऐसा ही तो लिखूंगा, ऐसा ही बोलूंगा जिससे हर देखने और सुनने वाला बच्चा समझता जाए। क्लियर हुआ? इस बात में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब देखो हमारे पास कंसेप्ट क्या था? लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टोटल प्लस 1, यही था कि नहीं था? या टॉप प्लस बॉटम इक्वल क्या था बताइए? टोटल प्लस 1। इसमें हम थोड़ा सा और मैथ लगाते हैं। कैसे? जैसे आपको ये बात तो शायद समझ आती होगी, मैं ये भरोसा कर सकता हूं कि अगर हम इक्वल के इधर उधर कुछ भी ट्रांसफर करेंगे तो जो साइन है वो चेंज होंगे। तो मेरे भाई इस बार इधर हम लेफ्ट को रख लेते हैं, लेफ्ट को इधर रख लो, और उधर हमारे पास पहले से है क्या? टोटल प्लस माइनस राइट को भेज दिया। भाई इस बार इधर राइट को रख लो, तो टोटल +1 उधर इधर चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई इधर इस बार टॉप को रख लेते हैं, टोटल +1 माइनस हो जाएगा बी। बताइए इधर बोट को इस बार सॉरी बॉटम को रख लेंगे, तो उधर तो वो है ही हमारे पास टोटल +1 माइनस टी टोटल। पहला केस क्या है कि अगर किसी पर्सन की रैंक हमें लेफ्ट राइट से या टॉप बॉटम से पता लग जाए, हम दोनों को ऐड करेंगे, -1 करके हमें टोटल पता लग जाएगा कि जिस लाइन में वो पर्सन बैठा है उसमें नंबर ऑफ पर्सन के कितने हैं। हाँ या ना? अब ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले आप ये देखो जरा कि जब आप टोटल में +1 करके राइट से जो है वो माइनस करोगे तो लेफ्ट से रैंक मिलेगी, और टोटल +1 करके लेफ्ट वाली रैंक माइनस करोगे तो। आपको ये समझाने की कोशिश है कि मैंने आपको कह दिया कि ए किसी लाइन में बैठा है, मुझे ए तो पता है कि ये लेफ्ट से 10 है, मुझे ये भी पता है कि जिस लाइन में ए बैठा है उसमें 20 है टोटल। मुझे ये पता करना है कि ए की रैंक राइट से क्या होगी। तो क्या सीखेंगे हम यहां से? बोले टोटल +1 20 +1 माइनस क्या? जो लेफ्ट से पता है वो। मेरे भाई यहां से हमें राइट वाली रैंक मिल जाएगी 21 - 10 क्या? मतलब टोटल में +1 करके अगर हम लेफ्ट से जो पता है वो माइनस कर दो तो राइट से पता लग जाएगा, और राइट से माइनस कर दो तो। क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास आज की क्लास से दो कंसेप्ट आए। बोले सर पहला तो ये कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टोटल +1। ठीक है भाई? तो अब हमने क्या सीखा? बोले सर लेफ्ट प्लस राइट करके -1 कर दो तो क्या मिलता है? टोटल या टॉप या बॉटम। देखो हमारे लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वर्ड अलग है, लेकिन आंसर और प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। चाहे तो वो लेफ्ट राइट में क्वेश्चन दे दे, भाई दो ही तरीके हैं, हवा में तो बच्चों को उछालेगा नहीं, या तो वो लेफ्ट राइट से बोलेगा या टॉप बॉटम से बोलेगा। हाँ या ना? ठीक है? तो मेरे भाई देखो यहाँ पर भी -1, ये भी क्या आ जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट आज आपके पास क्या पहुंचा? बोले सर टोटल में +1 करके अगर हम लेफ्ट माइनस करेंगे तो राइट मिलेगा, और टोटल में +1 करके अगर हम राइट माइनस करेंगे तो लेफ्ट मिलेगा। क्योंकि देखो टोटल बताएगा और किसी एक साइड से रैंक बताएगा, टोटल बताएगा और एक साइड से रैंक बताएगा। अगर लेफ्ट बताएगा तो राइट से पूछेगा, राइट बताएगा तो लेफ्ट से पूछेगा। ठीक है कि नहीं? देखो और आपको ज्यादा चिंता नहीं करना, वो चिंता तुम्हारी हम करने के लिए हैं। क्योंकि तुम अगर सब कुछ सोचोगे तो फिर हमारा क्या होगा? तुम्हें तो केवल प्रेजेंट संभालते जाना है। देखो समझना, जैसे हम सिलेबस आपको डेली पढ़ाएंगे, वो कब तक पढ़ाएंगे? जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता।
तो तुमको जो बहुत ज्यादा या बहुत कम जो भी सिलेबस तुम्हें नजर आता उस पर तुम फोकस मत करना, क्योंकि तुम तो बस रेगुलर आते रहो, धीरे धीरे ही सही वो हमारे साथ पूरा हो जाएगा। तुम तो हम जो क्लास में पढ़ा है उसे संभालने में पूरा एफर्ट लगाओ, क्योंकि जो बचा है उसकी टेंशन लोगे या जो गुजर गया उसकी टेंशन लोगे तो बस केवल प्रेजेंट खराब होगा, प्रेजेंट के खराब होने से दोनों चीज और खराब। ठीक है, आज आपके पास दो कंसेप्ट पहुंचे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, टॉप प्लस बॉटम -1, ये चीज केवल आप लिख लो, केवल ये लिख लो, क्योंकि ये मेन है, बाकी और सब भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। हमने जो भी बातें की जो भी किया वो सब बेकार समझ सकते हो, बट इसको लिख के ले जाओ, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन बनवाएगा। और इतने से तुम घर जाके अगर गलती से मान लो बुक ओपन कर लिए तो क्वेश्चन का आंसर आएंगे, वैसे तो करोगे नहीं, पर मान लिया कि घर जाके तुम पढ़ लिए, क्योंकि बच्चों को आज क्या है, पढ़ाई के अलावा सब चीज के लिए टाइम मिलता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अभी दोनों चीजों पर, मुझ पर, कंटेंट पर भरोसा कर सकते हो, ये मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है भाई, तो मिलेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सभी को।